हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो वीडियो है राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा क्लास 11th का जो चैप्टर है उसका पॉलिटिकल साइंस का उसका चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत इजी नोट्स बनाए हैं। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख रहे हो या एग्ज़ाम के ही दिन देख रहे हो, सुबह उठकर देख रहे हो या फिर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख रहे हो, तो बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं और आपके ईजी अंडरस्टेबल के लिए मैंने बनाए हैं नोट्स, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ये कोई 2.5 घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊँगा। जो भी मतलब आपने और भी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखी होंगी जो राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत लंबी लंबी वीडियोस होंगी और जो वर्थ इट भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो ये बिल्कुल होने वाला है वर्थ इट। होप कि आपने ये स्किप करके आप डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहे होगे। राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट क्या है, अधिकार क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट आर लाइक प्रोमिसेस मेड टू एवरी पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम्स एंड एंश्योर फेयरनेस फॉर ऑल। समझे, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है ना, वो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के जो है राइट्स, मतलब कुछ ऐसी फ्रीडम्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है। जैसे आप बोल पा रहे हो ना, अपने देश में, भारत देश में रह रहे हो, कुछ भी बोलने की आज़ादी है, तो वो गवर्नमेंट का काम है प्रोटेक्ट करना। किसके थ्रू? जो राइट्स हमारे दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आपको फेयरनेस इंश्योर करता है कि फेयरनेस मतलब कि आप आज़ादी के साथ रह सको, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ रह सको, है ना। तो द स्पेशल रूल्स, मतलब ये यही जो स्पेशल रूल्स होते हैं ना, यही राइट्स कहलाते हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। अब व्हाट इज़ अ बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स आपका बिल ऑफ राइट्स ना यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेंशन्ड है। डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स अपने देश में कहा जाता है, लेकिन बिल ऑफ राइट्स आप इसी कंटेक्स्ट के समझो, अपने देश के कंटेक्स्ट में। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव समथिंग स्पेशल कोल्ड बिल ऑफ राइट्स, है ना। इट इज़ अ लाइक लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस दैट द गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोटेक्ट अवर फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी। इट इज़ अ सुपर इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन हैज़ राइट एंड द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट देम ऑल द टाइम। देखो, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। लोकतांत्रिक देश में रहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल ने ही अपनी जो है सरकार चुनी है इस राज्य को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए। तो इसका मतलब अगर जो सरकार ही एक व्यक्ति बना रहा है, तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पे कितनी ज़्यादा, आप सोच सकते हो, पावर होगी या फिर कितने ज़्यादा अधिकार होंगे। क्योंकि वैसे जब वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार रखता है तो उस पर अधिकार भी बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो यही ये बात करता है। लेट्स मूव। ठीक है, द बिल ऑफ राइट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग that goes against our rights, and if our rights ever get violated, if it's like having a safe net, because we can ask for help and there is a way to fix it। समझे, इसका मतलब है कि बिल ऑफ राइट स्टॉप द गवर्नमेंट, मतलब राज्य है, अब उसके अंदर उस सरकार, जैसे मान लो भारत देश है, भारत देश के अंदर एक सरकार, जैसे मोदी सरकार है, काम कर रही है। अब काम तो कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा कानून लिया है जो हमारे डायरेक्ट राइट्स के अगेंस्ट हो। तो ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा सकता है इन फंडामेंटल राइट्स जो वॉयलेट कर सकें, है ना। ये भी हमारा गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर कर रखा है। इट लाइक हैविंग सेफ्टी, नॉट बिकॉज वी कैन आस्क फॉर हेल्प एंड देयर इज़ वे टू फिक्स इट। ठीक है, दिस स्पेशल राइट आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। अब ये जो है हमारा जो अधिकार है वो किस में डिस्क्राइब है? वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है डिस्क्राइब करे गए हैं। मेनली 32 तक ही है, ये मान के चलो मोटा मोटी। ठीक है, विच इज़ इन अ पार्ट 3। मतलब पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको पता है कई भागों में बटे हुए हैं। पार्ट 3 में ही ये मेंशन है, दिस पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इज़ ऑफन कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जो है ना भाई, वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है, जिसमें मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, जो अपने फंडामेंटल राइट्स अपने देश में कहा जाता है, बिल ऑफ राइट यूएस में कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ब्रिटिश में कहा जाता है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी ब्रिटेन का, यूके तो थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो शोइंग जस्ट हाउ वाइटल दिस राइट्स आर फॉर अस, मतलब बताता है कि यार ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये जो अधिकार हैं 12 से 35 में जो लिखे हुए हैं, 12 से 32 पढ़ के चलो आप। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आइडिया ऑफ हैविंग द बिल ऑफ राइट, ये सबसे पहले जो बिल ऑफ राइट का आइडिया आया था ना 1928 में, मोतीलाल नेहरू कमेटी द्वारा लाया गया था। मोतीलाल नेहरू कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इट लिस्टेड सर्टेन राइट्स दैट वर कंसिडर्ड सुपर इंपॉर्टेंट एंड कॉल्ड देम फंडामेंटल राइट्स। इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी अपने संविधान में, क्योंकि
एट दी एंड हमारी जो भी सरकारें बन रही थी या जो भी कुछ भी देश चल रहा है वो नागरिक द्वारा ही चलना है, तो नागरिक को सबसे ज़्यादा अधिकार देना वो क्रूशियल हो जाता है। दे आर सो क्रूशियल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्पेशल सेक्शन जस्ट फॉर देम विद एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू मेक देयर आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ लो, बहुत अच्छे से पढ़ो और अपना एग्ज़ाम में लिख के आओ। यही चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ हिंदी में उसका आप इंग्लिश में बना सको तो और बेहतर है। ठीक है, अब एक ऑर्डिनरी राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स से कैसे ये डिफरेंट है। ऑर्डिनरी राइट्स लीगल राइट्स होते हैं। ठीक है, ये मतलब लीगल राइट आर काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। फॉर एग्जांपल आपका एक आर्टिकल 31 था, फंडामेंटल राइट्स के अंडर था, लेकिन एक लेटेस्ट आपका अमेंडमेंट, लेटेस्ट नहीं सॉरी अमेंडमेंट आया था जिस अमेंडमेंट के तहत उस राइट को मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का था आर्टिकल 31, जो आपको लीगल राइट में बदल दिया गया था। आई थिंक वो 344 में चेंज कर दिया गया था, आई थिंक सो, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स बाय द रेगुलर लॉ। रेगुलर लॉ मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो अब आप हो, एक रेगुलर लॉ बना रखा है कि अब आप रोड पे चल रहे हो, रोड पे चलते चलते आपने कूड़ा फेंक दिया और म्यूनसिपैलिटी ने कोई भी ऐसा कानून बना रखा है कि जो कूड़ा फेंकेगा उसको 5,000 का चालान देना पड़ेगा, या जो एक व्हीकल है वो अगर कहीं भी खड़ा करेगा तो ये किसी के घर के आगे खड़ा करेगा या किसी इलीगल पार्किंग मतलब जहाँ पे इलीगल पार्किंग प्रोहिबिट है वहाँ पे पार्किंग करेगा तो वहाँ पर आपको 5। तो ये आपके ऑर्डिनरी लीगल राइट हो गए। लीगल राइट मान लो कि किसी के घर के आगे या फिर मान लो कोई पार्टी हॉल है उसके घर के आगे आप जो हो एक पार्किंग मान लो एक मोटरसाइकिल ही खड़े कर रहे हो, जो कि एक म्यूनसिपैलिटी ने लॉ बना रखा है कि कोई भी वहाँ पे नहीं खड़ा कर सकता, तो वो आपका एक लीगल राइट हो गया। मतलब जिसका वोलेट हो रहा होगा तो वो जाके बोल सकता है म्यूनसिपैलिटी को और वो जाके उसको फाइन भर सकता है। लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम है। ठीक है, दिस लॉज कैन बी अनचेंज बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसे लॉज जो होते हैं जो मतलब नॉर्मली ऑर्डिनरी लॉज होते हैं ना, वो किसी भी मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा भी चेंज करे जा सकते हैं, है ना। इवन तो कि ये जो लॉज हैं वो आपके क्या कहते हैं लेजिस्लेचर, तो कोई भी अमेंडमेंट जो लॉ ऑर्डिनरी लीगल राइट होता है वो क्या कहते हैं एक नॉर्मल सिंपल अमेंडमेंट के तहत उसको अमेंड कर देता है उस लॉज को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी चेंज कर सकता है। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स ये होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट में टोटली चेंज है सीन ये है कि भाई एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाई गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि भाई ये तुम्हारे प्रोटेक्टेड हैं अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आगे हम बात करेंगे। गारंटेड बाय द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, दे कांट बी चेंज इजीली, यू वुड हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टू डू दैट। कॉन्स्टिट्यूशन को ही सेल्फ चेंज करना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल 368 का यूज़ करना पड़ेगा भाई। बल्कि ऑर्डिनरी लीगल राइट में क्या था कि भाई कोई भी एक कानून लाओ, मतलब मेजोरिटी हुई, सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको पास कर दो, एग्जीक्यूटिव भी चेंज कर सकता है ना। द जुडिशरी विच इंक्लूड अवर कोर्ट हैज़ अ बिग रोल इन मेकिंग श्योर फंडामेंटल राइट आर रिस्पेक्टेड। अब जुडिशरी का चेक एंड बैलेंस पड़ जाता है लेजिस्लेचर पे कि कहीं ऐसा कोई कानून ना आ जाए कि भाई जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर दे। बाय थ्रू किसके करता है जुडिशरी करता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत एक कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है आपका जुडिशरी का, जिसके तहत जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है हम किसी भी नागरिक का जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है वो किसी भी नागरिक का फंडामेंटल राइट को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप इसको इंग्लिश में लिखो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स से आने वाले हैं। इफ़ द गवर्नमेंट और एनी वन एल्स tries to violate this right, the judiciary can step in and say it's not allowed, this help to keep our rights safe and fair for everyone। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे इन डिटेल बात कर लेते हैं कैसे कैसे हमारे फंडामेंटल राइट बताए गए हैं। द राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, ये आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारा जो है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, डायरेक्ट मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा नहीं उठा के यहीं रख दी, क्योंकि वो आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिंदी में आपको हिंदी लैंग्वेज में ही बहुत ईजिली ये सारे आर्टिकल समझा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अब आर्टिकल 14 से स्टार्ट करो। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति कानून से पहले इक्वल है, इक्वल ट्रीट होगा। ये नहीं कि भाई कानून ही आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, नहीं कर सकता। कानून से पहले आप एवरीवन इज इक्वल एंड नो वन कैन बी अनफेयरली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा अनफेयरली ट्रीटेड बाय द गवर्नमेंट नहीं हो सकता कि भाई गवर्नमेंट किसी एक सेक्शन को तो भाई एकदम प्रिविलेज दे रही है, दूसरे सेक्शन को नहीं भाई तू ये काम नहीं कर सकता,
ऐसा नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गारंटेड है अपना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 15 क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस इज नॉट अलाउड। हमारे देश में एक तो जातिवाद पर इतना हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेस पर इतना हुआ है कि तू काला है, तू गोरा है ना, कलर के बेस पे हुआ है, रिलीजन के बेस पे हुआ है, धर्म की भाई तू तो इस धर्म का है, तो उल्टा सीधा खाता है ये वो, तो नहीं होना चाहिए ऐसे। बर्थ प्लेस की भाई तू तो फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत इंस्टाग्राम आप सभी चलाते होगे ना, तो आपने बहुतों को बोला होगा अगर कोई बिहार से है तो अरे तू तो बिहारी है, या फिर तू यूपी से है तो अरे तुम्हारा तो लिटरेसी रेट बहुत गिरा हुआ है, ऐसा बहुत बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, आयरोनिकली बोलते हैं। और ये नहीं पता कि आर्टिकल 15 का डायरेक्ट वो वोलेशन कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिसको ये बोल रहा है ऐसे। ठीक है, सेक्स के बेस पे कि हम महिलाओं को, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज के समाज में या फिर पहले के समाज में ऐसा होता था कि दबाया जाता था कि नहीं महिलाएं कैपेबल नहीं है वो मेंस के, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था डायरेक्ट किसके? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस, बर्थ प्लेस। ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है आर्टिकल 15 के अंदर, हमें गारंटेड है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? एवरीवन हैज़ राइट टू यूज पब्लिक प्लेस लाइक शॉप, रोड्स एंड पार्क इक्वली, दे ऑल्सो हैव द राइट टू गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब इन द गवर्नमेंट्स। ये जॉब वाला तो शायद आगे है, एक मिनट, हाँ ये जॉब वाला आगे है। ठीक है, इसी के अंदर है एवरीवन हैज़ अ राइट टू यूज़ पब्लिक प्लेस लाइक शॉप। अब क्या है इसका मतलब क्या है? पहले क्या होता था ना भाई, एक घाट मान लो, एक कुआं है, तो उसमें ऐसा ऐसा सिस्टम था कि भाई उस कुएं से, उस तालाब से सिर्फ संवर लोग जो मतलब ऊंची जाति के लोग थे वही पानी पी सकते थे, है ना। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट एक जो है अम्बेडकर जी की ज़िंदगी में भी हुआ था। तो आर्टिकल 16 यही कहता है कि हर व्यक्ति कोई भी दुकान में जा सकता है जो पब्लिक प्लेस में खुली हो, या प्राइवेट भी दुकान हो, ज़रूरी नहीं कि वो एक सरकारी दुकान है तो भी सब लोग जा सकते हैं, नहीं, अगर कोई प्राइवेट दुकान है, कोई बंदा खोल के बैठा हुआ है कपड़े का दुकान, तो उसमें हर व्यक्ति जाने का अधिकार रखता है। रोड यूज़ हो कर सकता है, अधिकार रखता है। किसी भी तरह का पार्क जो है, अगर पार्क अगर बना हुआ है तो उसको यूज़ कर सकता है इक्वली। कोई भी ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेट होगा कि नहीं भाई तू इस जाति का है, तू नहीं जा सकता पार्क, तू इस झूले को नहीं झूल सकता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू गेट द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर द जॉब इन द गवर्नमेंट। आर्टिकल 16 ये बोलता है हमारा। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी विच मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल लो एज लोअर देन अदर्स इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल आप हो, अब तो बिल्कुल कम हो गया है लेकिन अब भी कई जगह पर होता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि भाई कोई नीची जाति का व्यक्ति है ना, और उसने अगर कुछ चीज़ छू दी ना, तो उस जो समझ लोगों की चीज़ों को जो छू देते थे उन वो पूरे 2-2 3-3 घंटे धोते थे उस चीज़ को कि अरे यार ये तो अछूत हो गया। और ऐसी कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस आज करता है ना, तो आर्टिकल 17 का डायरेक्ट वोलेशन करता है। अब इसके तहत हमारे कई सारे न्यू लॉज भी आए थे बाद में आफ्टर आज़ादी, बट ये एक मोटा मोटी हमें बेस दे देता है। ठीक है, कि अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन द सोसाइटी। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या है? आर्टिकल 18 द स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट दोज विच आर एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल। ये डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज मैंने उठा के पुट कर दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए। क्या ये कि स्टेट भाई किसी भी व्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई टाइटल यूज़ करे जो उसको ऊंचा दिखा रहा हो और दूसरे को नीचा दिखा रहा हो। फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति है जमींदार, मान लो ऐसे लिख रहा है कि जमींदार हुकुम सिंह, ऐसे करके कोई भी टाइटल, कि भाई सामने वाला बिल्कुल दिखा रहा है कि नहीं भाई मैं इलाइट क्लास हूँ और तू तो कुछ है ही नहीं मेरे आगे, तो ये चीज़ नहीं चल सकती है। ऐसा कोई टाइटल कि सर मैडम अपने नाम के आगे लॉर्ड लगा रहा है, LORD, जो आपको पता है कि ये ब्रिटिशर्स लगाते थे, है ना, कोई भी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक्सेप्ट अगर वो मिलिट्री टाइटल है, फॉर एग्जांपल कोई मिलिट्री टाइटल आपका लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, या फिर आपके कोई भी मेजर हो गए, है ना, ये मिलिट्री टाइटल्स हैं। एकेडमिक टाइटल्स आपके डॉक्टर हो गए, या फिर आप लो एडवोकेट हो, तो अब ये थोड़ी कोई एडवोकेट है तो भाई एडवोकेट ही बुलाएंगे ना उसको। एडवोकेट मान लो मैं ही हूँ, मैं मनीष कुमार गुप्ता हूँ, मैं अभी LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने 2nd-3rd ईयर में हूँ, है। अब मैं कल को एडवोकेट की डिग्री हासिल कर लूँ तो मुझे तो एडवोकेट बोलेंगे। ये थोड़ी कि आपका अब जो मुझे दूसरा वाला व्यक्ति शू कर सकता है कि अरे भाई मेरा आर्टिकल 18 ये तो ज़्यादा ऊंचा बन रहा है, वकील बन रहा है, तो भाई मेरे को वो राइट दिया गया है एकेडमिक आर्टिकल 18 के अंदर ही एक्सेप्ट दे रखा है, मतलब एक्सेप्शन दे रखी है एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल के अंदर। मिलिट्री और एकेडमिक्स
को नहीं ऐड करा जा सकता, मतलब वो कोई आर्टिकल 18 का वोलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी को ऐसा तजुव्वुज़ एकदम वो दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो कि अरे नहीं नहीं सर, मैडम मैडम, लॉर्ड साहब, ये सब तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 18 का डायरेक्ट वोलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, यहाँ तक आपके राइट टू फ्रीडम है। आपको कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं, अब फ्रीडम्स के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन भी हैं। आर्टिकल 19 क्या है? सबसे मस्त फ्रीडम दिया गया है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, असेंबल कर सकते हैं, पीसफुली मतलब इकट्ठे कर सकते हैं लोगों को। इकट्ठे का मतलब ये नहीं कि आप हथियार उठाने के लिए कि और मारते हैं सामने वाले को, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। एक पीसफुली असेंबली भी आप खड़ी कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो मन करे। अगर आपको सरकार पे तंज कसना है तो उस पर भी बोल सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ श्योर करनी होगी, आप पे सर्टेन राइट्स हैं। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर मैंने डीप इन डिटेल नहीं लिख रखा है, आपको जो लिखना है बस उतना बस लिख रखा है मैंने कि एग्जाम में कितना लिखना है। ठीक है, आर्टिकल 19(1) तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन आर्टिकल 19(1)(a) जो है आपको उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि नहीं नहीं, आप ये सब सर्टेन रिस्ट्रिक्शन है, अराउंड 7-8 हैं, जिसपे अब मान लो आप सामने वाले को बोल रहे हो कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, उसकी डिग्निटी पे सवाल नहीं उठा सकते। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो आपके स्टेट के फ्रेंडली नेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा नेपाल के साथ अच्छा रिलेशन है, आप नेपाल को कुछ ऐसा बोल दो फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन के नाम पर, तो वो वोलेशन आपका जो है आपको सरकार श्यू कर सकती है, आपको डिटेन कर सकती है ना। तो आर्टिकल 19 का वोलेशन आपका तभी है अगर आपको मतलब सामने वाले उस सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के बाहर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रहे हो। ठीक है, अगर आप उस पर कोई रोका जा रहा है तो आपका वोलेशन है। आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो, फॉर्म ग्रुप्स कर सकते हो, मूव अराउंड द कंट्री, मतलब कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट। ऐसा नहीं कि भाई महाराष्ट्र के लोग आपको रोक रहे हैं अगर आप बिहार से आए हो तो, या बिहारी आपको रोक रहे हैं अगर आप यूपी से आए हो तो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना। और आप कोई भी प्रोफेशन हेल्ड कर सकते हो, आपको पूरा प्रोफेशन मतलब वो है अनटिल अनलेस आप कोई इलीगल प्रोफेशन ना करो। मान लो आप गांजे का बिजनेस कर रहे हो तो वो प्रोफेशन में आ जाता है, और लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप गांजा बेचोगे, है ना। तो ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है पीपल एट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर पनिशमेंट इफ दे आर एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। अब मान लो कि आपने कोई क्राइम कर दिया, चलो मान लिया आपने कैसा क्राइम कर दिया जिसकी आपकी सज़ा 1 साल की है। सज़ा 1 साल की, ठीक है, 1 साल की सज़ा दे दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल की सज़ा दे दी है तो आपको जेल में कुछ भी आपके साथ करा जाएगा, नहीं। इवन कि कन्विक्टेड पर्सन को आर्टिकल 20 के अंदर जो है स्पेशल राइट्स प्रोवाइड्स हैं। फ्रीडम ऑफ, देखो आप हमारा संविधान कितना मान है कि कन्विक्टेड पर्सन को जो मतलब सज़ा का वो है, उस व्यक्ति को आर्टिकल 20 के तहत उसको जो है राइट दिए गए हैं। मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया 1 साल का, अब आप उसके तहत, आप मान लो कोई एक ऊपर की अथॉरिटी आप और 3-4 चीज़ की, नहीं नहीं इसने तो ये भी करा, उसने ये भी करा, जबकि आपने एक ही क्राइम करा है, और आपने उस क्राइम के लिए आप दोबारा 2 बार जेल आपको नहीं हो सकती है, ये डबल चौपाटी हो जाती है। आपका आर्टिकल 20 के ये अंदर दे रखा है, जो कि बिल्कुल भी मतलब वो दे रखा है कि अब मान लो आपने कोई क्राइम कर दिया, क्राइम करने के बाद एक ही क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, ये आर्टिकल 20 भी आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, बहुत अच्छा राइट्स है एक कन्विक्टेड पर्सन के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है? एवरीवन वेदर दे आर अ सिटीजन और हैज़ नो राइट टू लीव देयर इज नॉट सिटी। अब मतलब कोई भी है, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मान लो देश का नागरिक है और नहीं भी है, मान लो फॉरेन कोई आता है व्यक्ति और ठीक है, उसके पास भी आर्टिकल 21 जो है ये राइट है। अब ये राइट कहता क्या है? लीव फ्रीली, मतलब कि आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको पर्सनल लिबर्टी है कि आप कुछ भी कहीं पे भी कर सकते हो, मतलब प्राइवेटली, और आपको कोई दूसरा बंदा आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 है, अगर ऐसा करता है तो वो आपकी डिग्निटी पे सवाल उठाता है। और आर्टिकल 21 का जो स्कोप है बहुत वाइडर है, बहुत वाइडर है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, या सॉरी लॉ स्टूडेंट नहीं, अगर आप आगे चल के लॉ पढ़ोगे या फिर पॉलिटिकल साइंस से अच्छे से पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 का महत्व जानोगे। और अगर लॉ स्टूडेंट बनोगे तो भाई बहुत ज़्यादा महत्व जानोगे कि आर्टिकल 21 क्या है। हमने तो दुनिया भर के केस पढ़े हैं, तब हमें पता है इतना कि आर्टिकल 21 का कितना बड़ा स्कोप है। अगर आप राइट टू प्राइवेसी आज देखते हो ना कि भाई मेरा कोई प्राइवेसी ब्रीच नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 का वोलेटिव है, तो ये भी आपका एक केस पुट्टा स्वामी केस था, उसके तहत आता। मेरे को बहुत सारे केस याद है, मैं वो केसेस नहीं बताने वाला हूँ, रेलेवेंट भी नहीं है। आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 है पीपल कांट बी अरेस्टेड और हेल्ड इन विदाउट अ गुड रीज़न। मतलब कि भाई बिना किसी मतलब के ना किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं करा जा सकता। वैसे हालांकि ये बहुत ज़्यादा होता है अपने देश में कि हाँ भाई शक के दायरे में रख
के उस बंदे को उठा लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 22 और हमारे राम जेठमलानी बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने भी बोला था कि प्रिवेंटेड डिटेंशन के वो तो सख्त अगेंस्ट थे। हाँ, अगर बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाए तो वो पीडी चल सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन चल सकता है, लेकिन एक विदाउट गुड रीज़न के तहत। अब मतलब मान लो एक गुड रीज़न होना चाहिए, अगर किसी को उठा रहे हैं तो हाँ भाई, और ये व्यक्ति आतंकवादियों का साथ दे सकता है, तो आर्टिकल 22 के तहत उस व्यक्ति को जो है मतलब आर्टिकल 22 को नज़रअंदाज करते हुए उस व्यक्ति को उठाया जा सकता है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है एक्ट है, आर्टिकल है, सॉरी। तो ये आर्टिकल 22 बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने कि वन लैंग्वेज में लिख दिया कि वन लाइन में, पीपल कांट बी अरेस्टेड और हेल्ड इन अ जेल विदाउट अ गुड रीज़न। समझे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी ऐसे कोई उठाया नहीं जा सकता, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करा जा सकता बिना किसी एक अच्छे रीज़न के। ठीक है। अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, मतलब कि भाई किसी भी व्यक्ति का एक्सप्लोटेशन नहीं करा जा सकता, मतलब उसको एक होता है ना एक्सप्लोइट करना, क्या बोलते हैं हिंदी में, समझ नहीं आ रहा है वर्ड, कौन सा एक वर्ड हो जाता है। आर्टिकल 23 बोलते हैं। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं आपका। आर्टिकल 23 क्या है? इट इज़ इलीगल टू फोर्स पीपल टू वर्क और ट्रेड दैम लाइक गुड। अब क्या कहता है, बड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से हम जबरन काम नहीं करवा सकते कि नहीं भाई तू ये काम करेगा, 8 घंटे की जॉब है, 13 घंटे करेगा, नहीं करेगा तो तेरे को हम मारेंगे। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। या फिर हम किसी व्यक्ति को बेच नहीं कर सकते हैं। बेचना मतलब समझ रहे हो कि किसी बच्चे को उठाया और बांग्लादेश में हम बेच रहे हैं, या किसी महिला को उठाया हम सिक्किम में बेच रहे हैं, सॉरी बांग्लादेश में बेच रहे हैं, या किसी भी देश में, किसी भी अन्य राज्य में बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करा जा सकता है। ठीक है। ये आर्टिकल 23 का डायरेक्ट वोल्यूशन लिखा है ना कि इट इज़ इलीगल टू फोर्स पीपल टू वर्क और ट्रेड दैम, मतलब ट्रेड दैम मतलब पीपल्स को ही एक सामान की तरह बेचना, गुड्स मतलब सामान, चीज़ की तरह बेचना। तो ये डायरेक्ट आर्टिकल 23 का वोल्यूशन है जो भी ऐसा करता है। आर्टिकल 24 क्या है? चिल्ड्रन कांट बी मेड टू वर्क इन अ डेंजरस जॉब। ये आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका हजार्डियस वर्क में कोई भी चिल्ड्रन काम नहीं कर सकता अप टू द 14 एज की। आई थिंक 14 है कि 16 है, 14 है मे बी। ठीक है। कि उसमें कोई भी चिल्ड्रन जो है, बच्चा जो है, जो अंडर एज है, अंडर एज मतलब 16 से कम का एज है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है किसी भी डेंजरस जॉब में। मतलब फैक्ट्री हो गई आपकी, जैसे चूड़ियाँ बनती हैं, जहाँ चूड़ियों में भाई बहुत गिलासेस का काम होता है, आंखें ख़राब हो जाती हैं, है ना, हाथ जल जाता है। तो ऐसी कोई फैक्ट्री में, डेंजरस फैक्ट्री में काम नहीं करा जा सकता है और करवाया नहीं जा सकता है। आर्टिकल 14 कोई करता है तो डायरेक्ट ऐसी फैक्ट्री में सील लग जाएगा आर्टिकल 14 के तहत, है ना, क्योंकि उसने बच्चों का राइट्स को वोलेट करा है ऐसे काम करवा के। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है हमारे में, आर्टिकल 25 से 28 बताता है। आर्टिकल 25 क्या है? एवरीवन कैन फॉलो देयर ओन रिलीजन एंड शेयर इट विद अदर्स। मतलब हर व्यक्ति जो है अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, क्रिश्चियन है, हर व्यक्ति जो है वो फॉलो कर सकता है अपना रिलीजन। और जो वो रिलीजन फॉलो कर रहा है साथ में वो दूसरे के साथ शेयर भी कर सकता है, अरे भाई देखो मेरा रिलीजन ऐसा है और आप आ सकते हो, अगर आपको आना है तो पीस मिलेगा। ये वो बहुत सारे ऐसे रिलीजन होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं, है ना। आप अगर समझदार हो तो आपको पता ही होगा, है ना। और जैसे कि मतलब सबको अपना अपना रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई, नहीं भाई तू नमाज क्यों पढ़ रहा है, नहीं भाई तू पूजा क्यों कर रहा है, नहीं भाई तू चर्च क्यों जा रहा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कोई कहता है तो आर्टिकल 25 का डायरेक्ट वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? पीपल हैव द राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस प्रैक्टिसेस। हर व्यक्ति पर, हर एक धार्मिक व्यक्ति पर राइट है कि वो कैसे अपने प्रैक्टिसेस को मैनेज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, अगर आपको एक मस्जिद बनाना है, एक मंदिर बनाना है, और आपको मैनेज करना है कि नहीं भाई मैं कथा चलाना चाहता हूँ मंदिर में, कि कथा चलेगी 9 से 10। अब सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती कि तू क्यों कथा करेगा मंदिर के अंदर, नहीं कर सकता तू, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कोई मुस्लिम है, मुस्लिम अपने मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ रहा है, अंदर नमाज़ पढ़ रहा है, तो नमाज पढ़ने से उसको रोका जा रहा है कि नहीं भाई तू कैसे नमाज क्यों पढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करा जा सकता है। जो अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 26 के अंदर बिल्कुल गारंटी के साथ दिए गए हैं, कोई नहीं रोक सकता है, ना ही कोई स्टेट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है। तो ये आर्टिकल 26 ये कहता है। 27 क्या कहता है? नो वन कैन बी फोर्स टू पे टैक्स टू सपोर्ट अ पार्टिकुलर रिलीजन। कोई भी ऐसा स्टेट जो है या फिर कोई भी प्राइवेट बंदा जो है ना, एक फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे और मैं ताकि तेरे रिलीजन को एक जो है सपोर्ट कर सकूँ, नहीं।
हर रिलीजन के पास अपना अपना अधिकार है, वो खुद से टैक्स कलेक्ट कर सकता है अपने जो है रिलीजन को बढ़ाने के लिए पूरा छूट है उसे आर्टिकल 27 के अंदर, लेकिन फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी सरकार, कोई भी से मतलब सरकार स्टेट फोर्स नहीं कर सकती कि तू मुझे पे कर, तू मुझे टैक्स दे ताकि मैं तेरे रिलीजन को मैं मैनेज करूँ। नहीं नहीं, सब पर आर्टिकल 27 के अंदर उसके पास पूरा अधिकार है, उस धर्म के लोगों के या समुदाय के पूरा अधिकार है आर्टिकल 27 के तहत कि वो जो है टैक्स खुद ही कलेक्ट करे और जो अपने पर्टिकुलर रिलीजन के लिए करना है वो कर सकता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, पीपल कैन चूज टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन सर्टेन स्कूल्स। भाई पीपल जो है ना, मतलब जो धार्मिक लोग हैं वह अपने रिलीजन की प्रैक्टिस, और जो है आपको लग रहा होगा यार ये तो 26 से मिलता जुलता है, नहीं थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सारे आपको आर्टिकल्स मिलते जुलते लग रहे होंगे लेकिन सबकी लैंग्वेज डिफरेंट है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, पीपल कैन चूज टू लर्न अबाउट एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन इन सर्टेन स्कूल्स। भाई अगर कोई व्यक्ति अपना स्कूल जो है मान लो जो है हाँ प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो एक आपका ये चल रहा है क्या कहते हैं ये मुस्लिम्स में जैसे एक वो होता है ना आपका छठी तक जो अनिवार्य होता है, मैं भूल रहा हूँ यार, बहुत मेन उनकी पढ़ाई होती है तो वो करना पड़ता है। अब उसमें उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता, स्टेट की नहीं फिक्स नहीं कर सकता कि अरे भाई नहीं ये तू कैसे पढ़ रहा है छठी तक, नहीं भाई तू तेरे कुरान में मैं चेंजेस ला सकता हूँ कि नहीं ये जो तुम पढ़ा रहे हो गलत, नहीं स्टेट ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 के तहत हर व्यक्ति को आपका पूरा अधिकार है। अब मान लो कोई भी मंदिर है वेदास का कोई मंदिर है, वहाँ पर वेदों में कुछ चीज़ें हैं और उसमें स्टेट इंटरफेयर करके कह रहा है नहीं नहीं ये नहीं पढ़ाओगे, नहीं नहीं भाई नहीं, अगर रिलीजियसली दे रखा है तो वो पढ़ा सकता है आर्टिकल 28 के अंदर अपने स्कूल में, लेकिन सिर्फ अपने स्कूल में। यहाँ पे अपने स्कूल का मतलब है अगर वो रिलीजियस स्कूल है, ये नहीं कि तुम पब्लिक स्कूल है या कोई प्राइवेट स्कूल है जो बच्चों जहाँ पे कॉमन बच्चे सारे बच्चे आ रहे हैं और वहाँ पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी थोप रहे हो। नहीं नहीं, सब बच्चे जो हैं प्रेयर करो, सब बच्चे जो हैं नमाज पढ़ो, सब बच्चे जो हैं आपकी प्रार्थना करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ अपना अगर रिलीजियस स्कूल है तो उसमें आप पढ़ा सकते हो, बिल्कुल आप पे छूट है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स तक दे रखे हैं। देखो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि एवरी कम्युनिटी हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारा समाज जो है ना, हमारा देश सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर ही नहीं बटा हुआ, सांस्कृतिक रूप से भी बटा हुआ है, भाषाई आधार पर बटा हुआ है। ट्रेडिशन आप देखो कि हमारा देश भाषाई आधार पर कैसे बटा हुआ है। बिहार में जाओगे तो मैथिली लैंग्वेज मिलेगी, हैं आपको भोजपुरी लैंग्वेज मिलेगी, उड़ीसा में जाओगे तो उड़िया लैंग्वेज मिलेगी, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल मिलेगी, तेलंगाना में जाओगे तो तेलुगु मिलेगी, कर्नाटका में जाओगे तो कन्नड़ मिलेगी, केरला में जाओगे तो मलयालम मिलेगी। सोचो हमारा भाषा के आधार पर कितना, इवन के तो मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारे, जो लैंग्वेज हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि 1500 से 1600 लैंग्वेजेस हैं। सोचो तो इन सब कम्युनिटी पे राइट है कि वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर सकें, एक कम्युनिटी बना सकें, ठीक है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, अपना कोई ट्रेडिशन है जो प्रैक्टिस कर जाए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस प्रैक्टिस करी जाती हैं, तो वो जो ट्रेडिशंस जो हैं वो आर्टिकल 29 के अंदर प्रिजर्व हैं, प्रोटेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि सरकार उन्हें रोक देगी, नहीं भाई तुम ये ट्रेडिशन नहीं फॉलो कर सकते, नहीं ऐसा कोई नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 के अंदर उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन और उनकी लैंग्वेज जो है वो प्रोटेक्ट है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, माइनॉरिटी ग्रुप कैन क्रिएट और मैनेज देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है ना, माइनॉरिटी से मतलब यहाँ रिलीजियस भी है, यहाँ लिंग्विस्टिक बेस पे भी है, वो अपने खुद के स्कूल चला सकते हैं, कॉलेजेस चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मुस्लिम है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपना जो है अगर अपना स्कूल चलाना चाहते हैं एक माइनॉरिटीज़ का, जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पढ़ सकते हैं या फिर मोर देन 70% या 60% तक मुस्लिम ही एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा ग्रुप बिल्कुल, ऐसा स्कूल बिल्कुल चल सकता है, कॉलेज बिल्कुल चल सकता है। या फिर मान लो कोई ऐसी लैंग्वेज है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, वहाँ का कम्युनिटी है अगर स्कूल चलाना चाहती है जो सिर्फ वहीं की लैंग्वेज पढ़ाना चाहती है, वहीं की लैंग्वेज में चीज़ें सिखाना चाहती है, तो बिल्कुल वो अपना आर्टिकल 30 के तहत बना सकती है, ठीक है। माइनॉरिटी का मतलब रिलीजियस ही नहीं, लिंग्विस्टिक बेस पर भी आप स्कूल और कॉलेजेस क्रिएट कर सकते हो। इवन सरकार तुम्हें फंड भी करेगी इस चीज़ में आर्टिकल 30 में, ठीक है। फंड का मतलब ये नहीं कि कंफर्म फंड करेगी, मतलब मांग सकते हो। लिंग्विस्टिक बेस पे है तो डीपीएसपी के अंदर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं जिनमें से एक ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं आर्टिकल 31। मैंने क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि एक लीगल राइट बन चुका है, आपका एक अमेंडमेंट आया था उसके तहत, है ना। तो आर्टिकल 30-31 को अब कंसिडर नहीं करा जाता है। मैंने आपको एक लीगल राइट आपको बताया कि एक ऑर्डिनरी राइट होता है जो कि सबके पास होता है ना। ये आपको जो है नॉर्मल, जो मैंने पहले बताया था, आप उसको थोड़ा पीछे की तरफ देखो, हम आर्टिकल 32 पे आते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 जो है, इफ़ समवंस राइट्स आर बीइंग वोलेटेड, अभी तक जितने भी आपको मैंने राइट्स बताए, ठीक है, ये अगर कोई भी वोलेट करता है तो आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट छोड़ो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। एपेक्स कोर्ट जा सकते हो, मत उच्च न्यायालय जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। और वैसे तो जैसे आप जाओगे भाई नॉर्मल कि अरे भाई मेरे तो झगड़ा हो गया मेरे चाचा के लड़के से, तो आप सोचो कि हाई कोर्ट जाओगे, तो नहीं, हाई कोर्ट ऐसी मार मारेगा, आप डायरेक्ट सेशन कोर्ट में भागोगे, सिविल कोर्ट में भागोगे। इसीलिए अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आर्टिकल 32 का तो आप यूज़ करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, और 226 का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। ये 226 का नहीं लिखा हुआ है मैंने, आर्टिकल 32 लिखा हुआ है, और आर्टिकल 32 की ही बात करी गई है आपके चैप्टर्स में, ठीक है। हार्बियस कॉर्पस क्या है? अब आर्टिकल 32 के अंदर ना हमें रिट दे रखी है। रिट क्या होती है? इन रिट के तहत ही हम जो है आगे जाते हैं। अब मैंने इन डिटेल तो नहीं समझाया हुआ है रिट, और आपको भी इन डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन जो मैं बताऊँ आपको बस वो दिमाग में रखना है। हार्बियस कॉर्पस क्या होता है? लेट हैव द बॉडी प्रोड्यूस, मतलब कि भाई कोई भी बॉडी है, मतलब डिटेन कर ली गई है जेल में, किसी पुलिस ने एक व्यक्ति को उठा लिया और डिटेन कर रखा है मोर देन 24 आवर्स के ज़्यादा। अब आपको पता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के बाद, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को, है ना, एक्यूज्ड पर्सन को। लेकिन अगर वह 24 घंटे से ज़्यादा हो सकता है तो कोई भी व्यक्ति, उसका वकील जो है, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी बंदा तो नहीं जा सकता, जिसको अधिक वकील को ही अच्छी नॉलेज होती है, तो वकील ही जाके उस व्यक्ति के उस पर 32 उस व्यक्ति के बिहाफ पर जाके आर्टिकल 32 का यूज़ करते हुए हार्बियस कॉर्पस की रिट लगा सकता है और बॉडी को प्रोड्यूस करवा सकता है। मंडमस क्या होता है? वी कमांड, मतलब कि एपेक्स कोर्ट जो है ना, कमांड देता है निचले कोर्ट्स को कि भाई, या कोई भी निचली अथॉरिटी को या ऑफिशियल जगह को जहाँ पर मनमानी चल रही है, कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, है ना। तो क्या करने का मतलब? कमांड देता है कि रोक दो जो भी काम कर रहे हो, ठीक है। रोकने का मतलब कमांड देता है कि ये जो जो तुम कर रहे हो ना, ये मुझे पूरी बताओ कि क्या कैसे करा तुमने, और उस चीज़ को रुकवा सकता है। प्रोहिबिशन टू स्टॉप, डायरेक्ट समझ आ रहा है कि टू स्टॉप मतलब कोई भी प्रोसीजिंग चल रही है किसी भी बंदे के अगेंस्ट कोर्ट में, और वो बंदा सेशन कोर्ट में जा रहा है और उसको लग रहा है कि सेशन कोर्ट के अंदर भाई उसकी जो राइट है वो वहाँ भी वोलेट हो सकते हैं कोर्ट के अंदर, तो डायरेक्ट बात 32 का यूज़ करते हुए, अगर वो फंडामेंटल राइट है तो वो जो है सेशन आपका जो है हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, वो स्टॉप कर देंगे, नहीं प्रोहिबिट, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है जहाँ पे भी चल रही है रोक दो उसे, बिल्कुल रोक दो, अब जो भी मैटर है वो हम देखेंगे। को वारंटो क्या है? टू व्हाट अथॉरिटी, कि भाई अगर मान लो किसी भी ऑफिशियल ने कुछ भी कांड कर दिया, ठीक है, और मान लो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो आपका डॉक्यूमेंट बनाता है, आपका जैसे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना हो या एससी का सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके बाहर जाके कोई ऐसा काम कर दिया जो उसकी अथॉरिटी में था ही नहीं, और वो अथॉरिटी में जब था नहीं, तो वो भाई को वारंटों के तहत वकील जो है उस व्यक्ति के बिहाफ पर जा सकता है डायरेक्ट कोर्ट में, कि भाई तूने वो काम कैसे कर दिया, जब तेरे अंडर नहीं था तो तूने ऐसा ऑर्डर पास कैसे करा। तो वो जब जाएगा तो भाई को वारंटों की रेट यूज़ करेगा, तो यही तो टू वर्ट अथॉरिटी, ठीक है। यही आर्टिकल 32 का है एक सर्चुररी टू बी सर्टिफाइड। ये टू बी सर्टिफाइड मतलब होता है कि भाई जो ये तुमने काम करा है किस बेस पे करा है, किस बेस पे तुमने ये काम करा है, क्या तुम इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड थे? अगर सर्टिफाइड नहीं थे, मतलब जब तुम इस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो मान लो आप 5 साल तक प्रिंसिपल हो किसी स्कूल में, ठीक है, और ऑफिशियली 5 साल तक हो, और छठे साल में भी आप इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, तो भाई उसमें जो है आप सर्टिफाइड तो हो नहीं। तो भाई इस बेस पर अगर आपने छठे साल में कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो किसी फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो है आर्टिकल 32 के तहत तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। ये आपका सर्चुररी है टू बी सर्टिफाइड है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस राइट को ना, ये जो आर्टिकल 32 है, इसको क्या बोला था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये इट एम्पावर्स द सिटीजन टू अप्रोच द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू रिस्टोर एनी वोलेटेड फंडामेंटल राइट।
इतनी ईजी लैंग्वेज है, क्या ही समझाऊँ मैं आपको, ठीक है, इंग्लिश की। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डर एंड डायरेक्टिव टू द गवर्नमेंट इंश्योरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का ये और हाई कोर्ट का जिम्मेवारी बनता है अथॉरिटीज़ को ऐसे इशू ऑर्डर्स करवाना कि भाई, और गवर्नमेंट को इशू करना कि उनके नागरिकों के जो अधिकार हैं, इन जो फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार हैं, इनको इन्फोर्स करा जाए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं। कितना बच रहा है मैं थोड़ा देखूँ, हाँ देख लेते हैं। यार थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, आधे घंटे से ऊपर हो गई है। हे भगवान, 1 घंटे से के अंदर पढ़ाना है आपको, मैंने आपको जैसा बोला है, ठीक है। डीपीएसपी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। डीपीएसपी एक तो ऐसा चीज़ है ना भाई, ये जो है ना, इस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्कर्स ने बना तो दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये भाई सरकार इसको इन्फोर्स ही करे, इन्फोर्सेबल नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे में, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एनविजन दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल वुड बोथ अपहेल्ड द सर्टेन गाइडलाइंस टू बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। डीपीएसपी आया ही इसलिए था कि बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी के लिए आया था, कि भाई सोसाइटी, समाज का कल्याण हो सके अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, इसमें डीपीएसपी में कुछ थॉट्स दिए गए थे गांधी जी के भी, बस हर व्यक्ति के अंदर सद्भावना होनी चाहिए, हर दूसरे रिलीजियस के लिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई थी। वाई इट इज़ नीडेड। इंडिपेंडेंट इंडिया फेस न्यूमरस चैलेंज। अब भाई हमारा आज़ादी देश था, वो बहुत चीज़ें चैलेंज कर रहा था, इंक्लूडिंग द टास्क ऑफ इंश्योरिंग द इक्वलिटी वेल बीइंग फॉर द ऑल सिटीजन्स। तो हमारे अंदर कुछ ये चीज़ बता दी गई डीपीएसपी के अंदर कि नहीं भाई, हर व्यक्ति के अंदर भाईचारे का एक सद्भावना होना चाहिए, है ना। लीगल एड प्रोवाइड होनी चाहिए हर बंदे को, या फिर हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये चीज़ ऐसी, मतलब एक होता है ना मोरल बातें बोलना, तो मोरल बातें कही गई थी इसके अंदर डीपीएसपी के अंदर। पर हाँ, सरकार जो है कंसिडर कर सकती है, लेकिन एनफोर्स नहीं कर सकती। नहीं नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो एनफोर्स नहीं भाई, नहीं हो सकता ऐसा, है ना। सरकार का मन हुआ तो वो एनफोर्सेबल कर देगी। जैसे आपको आपने यूसीसी बहुत सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, हर रिलीजियस बंदे के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही कोड फॉलो होना चाहिए। ये भी डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि सरकार का मन है तो इन्फोर्सेबल कर देगी, और जो कि मेरे को लगता है हो भी जाएगा इस मोदी सरकार में, ठीक है। इन मोदी जी की जो सरकार है वो बोलते भी हैं और शायद हो भी सकता है। छोड़ो, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बिलीव दैट द स्पेसिफिक पॉलिसी डायरेक्शन वर नेसेसरी टू एड्रेस दिस इशू, हाउएवर दे डिड नॉट वांट फ्यूचर गवर्नमेंट टू बाउंड बाय द राइट। मैं बोला ना कि कोई भी रिजिड पॉलिसी है, इसके अंदर कोई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भाई बहुत रिजिड है, तो बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है सरकार की भाई करना ही करना है फ्यूचर में, भविष्य में नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉन जस्टिसेबल है भाई, कि भाई नहीं भाई तुम जा रहे हो डायरेक्ट कोर्ट की, अरे भाई डीपीएसपी बंदे सरकार जो है इन्फोर्स नहीं करवा रही, नहीं, ऐसा तुम नहीं जा सकते हो डीपीएसपी को लेके कोर्ट में कि भाई ओए सुप्रीम कोर्ट इसको देख भाई, ऐसा ये नहीं कर रही है सरकार, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल दो दिस गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर नॉट मेड लीगली इन्फोर्सेबल। दिस मीन्स दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू इन्फोर्समेंट बाय द जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी जो है हमारी, इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही नहीं है ना भाई, मतलब सब्जेक्टिव ही नहीं है। इसका डीपीएसपी का प्राइमरली 3 चीज़ों पे था, द गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट सोसाइटी शुड बी अडॉप्ट, मतलब गोल जो है और इसके जो ऑब्जेक्टिव है समाज को अडॉप्ट करने चाहिए, जो भी हमारा इसके अंदर डीपीएसपी में। आगे बताऊंगा क्या क्या है, छोटे छोटे मैं बता दूंगा। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय इन एडिशन इन फंडामेंटल राइट्स, कुछ ऐसे राइट्स है जो इंडिविजुअल्स को एंजॉय करता है इसके अंदर भी। सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कुछ पॉलिसीज जो दी गई हैं इसके अंदर भाई गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे यूसीसी है वो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है आने वाले टाइम में, तो ये चीज़ हो गई। और जैसे आपको पढ़ाई का एक आर्टिकल 51 कौन सा था दिमाग से उतर रहा है, एक है कि बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाना चाहिए, और आर्टिकल 50, हाँ वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है हमारा, डीपीएसपी के अंदर आता है वैसे तो ये भी। थक गया भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं जितने भी हमारे आर्टिकल ये दे रखे हैं ना 44 तक, हाँ आर्टिकल, हाँ आर्टिकल 36 से जो आपका 51 के तक दे रखा है, ये आपका 51 ए तक जो दे रखा है ये आपका डीपीएसपी है सारा। अब आर्टिकल 44 जैसे हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, आर्टिकल 45 बोलता है कि टिल द एज ऑफ 6 तक बच्चे को पढ़ाओ, चाइल्डहुड केयर दो, एजुकेशन दो, है ना। आर्टिकल 45 बोलता है कि वेल ऑर्गेनाइज हो, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स की सुरक्षा करो, किसी भी जानवर को चोट ना पहुंचाओ। आर्टिकल 48 है बोलता है इम्प्रूव करो एनवायरनमेंट को, है ना, फॉरेस्ट लाइफ को अच्छा करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को अच्छा करो। 49 बोलता है कि जितने भी हमारे ही रिच हेरिटेज कल्चर्स हैं, मतलब जैसे आपका मोन्यूमेंट हो गया, कोई भी लाल किला हो गया यार, उस पे जो लिखते हैं ना आशिक जाके पहुंच जाते हैं और दिल बनाते हैं और ये कांटा वाटा बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आर्टिकल 49 हमारा डीपीएसपी के अंदर है ना। सिटीजन भी इसको इसकी इज्जत करना चाहिए, सिटीजन को भी डीपीएसपी का, ज़रूरी नहीं कि सरकारी हर चीज़ के लिए लाइबल हो, तुम्हारी भी कुछ लाइबिलिटी बनती है। आर्टिकल 50 की सेपरेट है, आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन, बोलता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा,
है ना। और आपका प्रोमोट जो है फोस्टर रिस्पेक्ट इंकरेजमेंट इंटरनेशनल लॉ ट्रेटी ओब्लिगेशंस को हमें मान नहीं मान ज़रूरी नहीं कि मान नहीं है, अगर कोई भाई मान लो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है वो भी हमें जो है सोल्व करना चाहिए, है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं ये जो दी दी गई हैं हमारे इसके अंदर। ये आप एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने नहीं, क्रेडिट IAS बाबा को मैंने दिया है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा सा बना रखा था तो मैंने समझाया है। आप इनको थोड़ा देखो, आपको समझ आ जाएगा। सब एक एक जड़ से जुड़ी हैं। जैसे आर्टिकल 49 का ले लो कि प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करो, है ना। आर्टिस्टिक जो है या हिस्टोरिक वैल्यू जो रखती हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस जो क्रिएट करती है हमारे समाज में, देश में, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51 के ए के अंदर है, DPSP का ही पार्ट है ये, ठीक है। ये क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे हर नागरिक को फॉलो करनी चाहिए। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, जो आज का रसिया है, कि हमें अपने देश का जो झंडा है और एंथम है जन गण मन वाला, वो बिल्कुल हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं कि हम उसको बेइज्जत करें, या फिर बहुत से वो तो लोग होते हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल करते हैं। नहीं, हमें हर ऑलवेज अबाइड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन को हो गया, संविधान की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, नेशनल फ्लैग को, एंथम को। चेरिश द आइडियल ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, हमारे भगत सिंह जी रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे थे, है ना। ये जितने भी हमारे रहे थे, इनके जो हमारे आइडियल्स हैं, इनके जो आइडियल्स थे, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए हमेशा। अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, हमेशा अपनी अखंडता को बनाए रखना है, भारत की यूनिटी को, एकता को बनाए रखना है ना, इंटीग्रिटी को बनाए रखना है। अगर डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस, कभी भी हमें बाहर का हमला पड़ गया, चाइना वालों ने हमला कर दिया, पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया, सॉरी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब बोलना मेरा मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन अगर फालतू का कोई लड़ाई करना आ रहा है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सेना में भर्ती हों या जाके लड़ें उनसे। प्रोमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा को क्रिएट करना चाहिए, है ना। प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, हमारा कोई इंडिया गेट हो गया, या फिर लाल किला हो गया, या फिर कुतुब मीनार हो गया, ये हमारे रिच कल्चर शो करते हैं ना, तो हमको इनको बचाना चाहिए। ये नहीं कि हम उस पर जाके अटैक करें, डैमेज करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, हमें भाई पेड़ लगाने चाहिए ना, पेड़ को लगाने चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए, पेड़ को पानी चाहिए देना चाहिए, पेड़ को नहीं काटने चाहिए, है ना। ये चीज़ हमारी ड्यूटी बनती है। डेवलप द साइंटिफिक टाइमर ह्यूमनिज्म, हमें ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, इंसानियत के ऊपर बात करनी चाहिए, कि एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए जो साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करता हो। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्वर वायलेंस, समझे। रेल हो गया आपका, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको आप नहीं नुकसान कर सकते। बहुत से जो लोग होते हैं ना, प्रोटेस्ट के टाइम रेल की पट्टी उखाड़ देते हैं, रेल को नुकसान करते हैं, नहीं, ऐसी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसा ना करें। स्ट्राइव टू वाइड द एक्सीलेंस, हम अपने सबसे एक्सीलेंट लेवल पे पहुँचें। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे हो तो आप केमिस्ट्री के केमिकल्स को अच्छे से जानो, फिजिक्स में अच्छे हो तो फिजिक्स को अच्छे से जानो, आर्ट्स में अच्छे हो, लिटरेचर में अच्छे हो तो उसकी एक्सीलेंसी तक पहुँचो और नोबल प्राइज़ लाओ अपने देश के लिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है बेटा, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन, बच्चों को जो है माता पिता द्वारा जो है प्रोवाइड, ये तो सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत आया था, एक 2002 का अमेंडमेंट था, आई थिंक सो, हाँ। तो उसके तहत आया था कि भाई हर माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है अपने बच्चों को पढ़ाना, एक लिमिटेड नॉलेज तो देनी चाहिए ना। तो ये चीज़ हो गई आपको। होप्स हो कि यहाँ पे आपकी वीडियो जो है मैं ख़त्म करता हूँ और आपको ये समझ आया होगा। 2x पे भी पढ़ सकते हो मेरी वीडियो को, और मैंने बहुत अच्छा समझाया है। इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इतना पेपर में लिख दूँ, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। पेपर से पहले अगर देख रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं, अब रात भी बहुत हो चुकी है, रात के 12:30 बज चुके हैं, मेरे को नींद आ रही है। होप्स हो कि ये वीडियो अच्छी हो और वायरल हो, भगवान करे, बट होता नहीं है, लेकिन ठीक है। गुड लक बच्चों।